नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आज महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र कोरोना की मार से धीरे धीरे उभर रहा है। राज्य में संक्रमितों की संख्या में कमी देखी जा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के 9,812 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 179 लोगों ने संक्रमण से जान गंवाई है। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 60,26,847 हो गई है और मृतकों की संख्या 1,20,881 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि संक्रमण से मौत के 179 नए मामलों में 106 मामले पिछले 48 घंटे के हैं। एक दिन में 8,752 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। राज्य में अब तक 57,81,551 लोग संक्रमण से जंग जीत चुके हैं। इस समय राज्य में संक्रमण मुक्त होने की दर 95.93% और संक्रमण से मृत्यु दर 2% है। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर धीरे धीरे रफ्तार कम हो रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के 9,812 नए मामले सामने आए हैं 24 घंटे के भीतर, जबकि 179 लोगों की संक्रमण से जान गई है। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 60,26,847 हो गई है और मृतकों की संख्या 1,20,881 पर पहुंच गई है। यानी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है कोरोना से। वहीं मुंबई के प्रसिद्ध ताज होटल को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। सतारा के कराड़ के रहने वाले 14 साल के नाबालिग ने धमकी भरा फोन किया था और मास्क पहन AK-47 से ताज होटल पर हमले की बात कही थी, जिसके बाद पुलिस ने फोन ट्रेस कर कराड़ शहर नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग 26/11 फिल्म देखकर प्रभावित हुआ था। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि मुंबई के प्रसिद्ध होटल ताज को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले नाबालिग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सतारा के कराड़ के रहने वाले 14 साल के नाबालिग ने धमकी भरा फोन किया था और मास्क पहन और AK-47 से ताज होटल पर हमले करने की बात कही थी, जिसके बाद पुलिस ने फोन ट्रेस कर कराड़ शहर से नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। कहा यह जा रहा है, पूछताछ में पता चला है कि नाबालिग 26/11 फिल्म देखकर प्रभावित हुआ था, जिसके कारण उसने इस तरह की हरकत की। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तो कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने लगी है, मगर डेल्टा प्लस के मामलों ने लोगों की चिंता को फिर से बढ़ा दिया है। डेल्टा प्लस की आशंका जताते हुए अहमदनगर जिले में नियम लागू कर दिए गए हैं। अहमदनगर में अत्यंत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें सुबह 7 से शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी। शाम 5 बजे के बाद जिले में 144 के तहत कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। साथ ही शनिवार और रविवार को 144 के तहत पूरा कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान होटल रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। जिम, सैलून, ब्यूटी पार्लर भी सुबह 7 से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। मॉल, थिएटर पूरी तरह बंद रहेंगे और शादियों के लिए 50 और अंतिम संस्कार के लिए 20 लोगों की इजाज़त दी गई है। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में कई जिलों से डेल्टा प्लस की पुष्टि हुई है, उसे देखते हुए रूल्स में बदलाव किए गए हैं। खासकर अहमदनगर की बात कर ली जाए तो अहमदनगर में सुबह 7 से शाम 4 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। वहीं शाम 5 के बाद ज़िले में 144 के तहत कर्फ्यू लागू कर दिया जाएगा, ये कहा गया है। साथ ही शनिवार और रविवार को 144 के तहत पूरा कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान होटल, रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। जिम, सैलून, ब्यूटी पार्लर भी सुबह 7 से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। मॉल, थिएटर पूरी तरह बंद रहेंगे और शादियों के लिए 50 और अंतिम संस्कार के लिए 20 लोगों को ही इजाज़त दी गई है। ही डेंजरस और लंग्स का ज़्यादा अफेक्शन करने वाला है, ज़्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी भी है उसमें,
और एंटीबॉडी को रिस्पॉन्स न करने वाला है। और ये जो है थर्ड वेव का जो है ये सिग्नलिंग है। इसके लिए अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में लेवल 3 का जो निर्बंध है वो चालू किया है। उसमें इसेंशियल सर्विसेज की जो शॉप है उनको 4 बजे तक की ही मुदत दिया है। जो नॉन इसेंशियल है उनको वीकडेज़ को ही 4 बजे तक चालू रखने का और सैटरडे संडे को बंद रखने का परमिशन दिया है। होटल रेस्टोरेंट भी जो है पन्ना डेल्टा प्लस के चलते तीसरी लहर की आशंका जताते हुए अहमदनगर में प्रतिबंध लगाए गए हैं। आज से अहमदनगर में अत्यावश्यक सेवाएं छोड़कर सभी दुकानें जो है वो सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। शाम 5 बजे के बाद जिले में 144 के तहत कर्फ्यू लगाया गया है। जिला प्रशासन की ओर से बार बार लोगों को अपील की जा रही है कि घर में रहे। अहमदनगर के लोग भी प्रतिबंध का जो है वो पालन करते दिखाई दे रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से रास्ता जो है वो सुनसान दिखाई दे रहा है। पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, इनकी तरफ से लोगों को जो है वो अपील की जा रही है कि आप नियमों का पालन करें। लोग भी नियमों का पालन करते दिखाई दे रहे हैं। सुनील भोंगल, न्यूज़ 1 इंडिया, अहमदनगर। बुल्ढाना जिले के संग्रामपुर तहसील में बोरखेड़ आदिवासी गांव के प्राइमरी स्कूल पर प्रिंसिपल ने बिना किसी इजाजत के बुलडोजर चला दिया है, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने प्रिंसिपल पर कार्रवाई की मांग की है। बुलडोजर चलाने पर प्रिंसिपल ने बताया कि तेज बारिश और हवा होने के कारण स्कूल की दीवार गिर गई थी, इसीलिए बुलडोजर चलाया गया। लेकिन गाँव वालों का दावा है कि स्कूल की दीवार नहीं गिरी। प्रिंसिपल ने आदिवासी बच्चों को भविष्य अंधकारमय कर दिया है। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि मामला बुल्ढाना का है। ग्रामीणों ने प्रिंसिपल पर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल संग्रामपुर तहसील में बोरखेड़ आदिवासी गांव के प्राइमरी स्कूल पर प्रिंसिपल ने बिना किसी इजाज़त के बुलडोजर चलवा दिया, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने प्रिंसिपल पर कार्रवाई की मांग की है। बुलडोजर चलाने पर प्रिंसिपल ने बताया कि तेज बारिश और हवा होने के कारण स्कूल की दीवार गिर गई थी, इसलिए बुलडोजर चलाया गया। लेकिन गांव वालों का दावा है कि स्कूल की दीवार नहीं गिरी। प्रिंसिपल ने आदिवासी बच्चों का भविष्य अंधकारमय कर दिया है। वह कोरोना की दूसरी लहर कम होने के बीच राज्य में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन डेल्टा प्लस ने चिंता बढ़ा दी है। राज्य सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए नए नियम लागू कर दिया है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण कोरोना के बढ़ते खतरे की आशंका के बीच राज्य सरकार ने पुराने नियमों में बदलाव के बाद पुणे नगर निगम ने भी संशोधित आदेश जारी कर दिए हैं। कर्फ्यू के दौरान लोग आवश्यक कारणों से ही अपने घरों से बाहर निकल सकेंगे। मॉल, सिनेमाघर, थिएटर पूरी तरह से बंद रहेंगे। तो कोरोना की दूसरी लहर के कम होने के बीच राज्य में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन डेल्टा प्लस ने चिंता बढ़ा दी है। राज्य सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए नए नियम लागू कर दिया है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण कोरोना के बढ़ते खतरे की आशंका के बीच राज्य सरकार ने पुराने नियमों में बदलाव के बाद पुणे नगर निगम ने भी संशोधित आदेश जारी किए हैं। कर्फ्यू के दौरान लोग आवश्यक कारणों से ही अपने घरों से बाहर निकल सकेंगे। वह मुंबई में फर्जी टीकाकरण के मामले दिन ब दिन सामने आ रहे हैं। अब तक 2053 लोगों को फर्जी टीके लगाने का खुलासा हुआ है। इस फर्जी टीकाकरण को रोकने के लिए अब बनाए हुए नियमों का पालन बीएमसी कड़ाई से करने जा रही है और इसके तहत अब सोसाइटियों में टीकाकरण करने से पहले प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर को वार्ड के मेडिकल अफसरों को जानकारी देना अनिवार्य किया गया है। बता दें कि कांदीवली के हीरानंदानी हेरिटेज सोसाइटी में फर्जी टीकाकरण के बाद खार, बोरीवली, वर्सुवा और परेल में भी फर्जी टीका लगाने की घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद बीएमसी अलर्ट मोड पर आ गई है। सभी टीकाकरण केंद्रों को विशेष पंजीकृत नंबर दिए गए हैं। टीकाकरण की अग्रिम सूचना से यह फायदा होगा कि पंजीकृत नंबर की पड़ताल मेडिकल अफसर कर सकेंगे। वह मुंबई में फर्जी कोविड वैक्सीनेशन मामले में चारकोप के एक डॉक्टर दंपति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डॉक्टर शिवराज पटारिया और नीता पटारिया की गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले में अब तक 10 गिरफ्तारियां हो गई हैं,
जांच में हैरान करने वाली बात सामने आई है। बता दें कि फर्जी कोविड टीकाकरण का शिकार हुए लोगों को सलाइन वाटर का इंजेक्शन दिया गया था। वहीं फर्जी कोविड टीकाकरण कैंप चलाने वाले गिरोह की जांच के लिए पुलिस ने एक विशेष जांच टीम का गठन किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो आपको बता दें कि 10 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। दरअसल फर्जी वैक्सीनेशन का जो मामला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मुंबई में फर्जी कोविड वैक्सीनेशन मामले में चारकोप के एक डॉक्टर दंपति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डॉक्टर शिवराज पटारिया और नीता पटारिया की गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले में अब तक 10 गिरफ्तारियां हो चुकी है। जांच में हैरान करने वाली बात सामने आई है। बता दें कि फर्जी कोविड टीकाकरण का शिकार हुए लोगों को सलाइन वाटर का इंजेक्शन दिया गया था। वहीं फर्जी कोविड टीकाकरण कैंप चलाने वाले गिरोह की जांच के लिए पुलिस ने एक विशेष जांच टीम का गठन किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बुल्ढाना जिले में अभी तक किसान द्वारा 65% बुआई हुई है, लेकिन कुछ इलाकों में बारिश ज्यादा हुई तो कई इलाकों में बारिश कम होने के कारण किसान संकट में आ गए हैं। बीज की कीमतें आसमान छू रही है। वहीं अभी तक बारिश नहीं होने के कारण किसानों की खेती नहीं हुई है। अगर 1-2 दिन में बारिश नहीं हुई तो किसानों को दोबारा बुआई करनी पड़ेगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता और आरटीए कार्यकर्ता जमील शेख की हत्या में उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने ठाणे नगर निगम के नगर सेवक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नजीम मुल्ला का नाम सामने रखा था, लेकिन उसके बावजूद नजीम मुल्ला पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके चलते जमील शेख की पत्नी ने आंदोलन करते हुए सरकार को 15 दिन में इंसाफ दिलाने की मांग की है। सब मर जाएंगे। 15 दिन में बेटी को अपने दोनों को लेके बिल्डिंग से कूद जाऊंगी। 15 दिन में अगर इंसाफ नहीं मिला, वैसे भी हम लोग नहीं जी पा रहे, मर मर के जी रहे हैं हम लोग, तड़प तड़प कर। रोज मेरी बेटी याद करती है अपने अब्बा को, बुलाओ अब्बा को। मैं कहाँ से बुलाऊं उनको? हम लोग वैसे ही मर रहे हैं 7 महीने से। जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए हमको। एक अच्छा इंसान, नेक इंसान का ऐसा होता है राबोड़ी में। सबकी बददुआ लगेगी हमारे घर वाले को। राबोड़ी वाले घर मिलके इंसाफ नहीं दिला मेरे शौहर। 15 दिन में अगर वारधा जिला के सेलू शहर में पुलिस ने गुप्त जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए 1170 ग्राम गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। विकास चौक के एक घर में थानेदार सुनील गाढ़े के नेतृत्व में पुलिस उप निरीक्षक और पुलिस टीम ने छापा मारकर गिरफ्तारी की। पुलिस की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। महाविकास अघाड़ी सरकार को ईडी के जरिए पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर पर छापेमारी को लेकर सचिन सावंत ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि परमवीर सिंह हो या सचिन वाजे, उनके घर पर 100 करोड़ रुपये मामले को लेकर छापेमारी का काम चल रहा है। बता दें कि मामले में पूरी तरह से खुद कुछ भी सामने नहीं आया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कानून यह कहता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होना बहुत आवश्यक है। अगर हुआ ही नहीं तो क्या मिलने वाला है इतने दिनों के बाद। दूसरी ओर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को इसका भी जवाब देना होगा, क्योंकि जो आरोपों के ऊपर यह जांच चल रही है उसमें कहीं भी तथ्य या एविडेंस नहीं दिया गया। तो सवाल दूसरा उत्पन्न होता है कि अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का यह कहना है कि पैसे दिए गए हैं, तो फिर जिन्होंने पैसे दिए उन्होंने ये पैसे लाए कहां से, इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। तो क्यों नहीं परमवीर सिंह हो या सचिन वाजे, इनके घर पर छापेमारी हो रही है? तो ये निश्चित तौर पर एक राजनीतिक षड्यंत्र है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार को बदनाम करने की। महाराष्ट्र के अकोला में कोरोना संक्रमण के नए स्ट्रेन से बचाव को लेकर जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी किया है और ये फैसला जिला आपदा व्यवस्थापन प्राधिकरण की बैठक में लिया गया, जिसके तहत प्रतिबंधित सीमा को 3 घंटे के लिए घटा दिया है और सोमवार को 28 जून से सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक के लिए प्रतिबंध लागू रहेगा और ये आदेश जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने जारी किया है। बता दें कि पहले
सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक प्रतिबंध को लागू किया गया था और इसकी जानकारी अकोला के एडिशनल कलेक्टर संजय खड़से ने दी है। अत्यावश्यक और बगैर अत्यावश्यक की दुकानें जो है वो 4 बजे तक ही खुले रहेंगी। 4 बजे के बाद में कोई दुकान खुली नहीं रहेंगे, ऐसे आदेश माननीय जिलाधिकारी ने निर्देशित किए हैं। और रविवार और शनिवार को वो दोनों दिन सभी दुकानें बंद रहेंगी, सिर्फ अत्यावश्यक की दुकानें चालू रहेंगी। और सभी रिस्ट्रिक्शन जो लेवल 3 के जो महाराष्ट्र शासन के हैं सभी निर्बंध लागू रहेंगे। कोरोना का बढ़ता प्रादुर्भाव देखते हुए सभी लोगों ने इसका पालन करना चाहिए। अत्यावश्यक वह कोरोना पर काबू पाने वाले बच्चे हालांकि ठीक होने के बाद भी कई बच्चों को कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना की लड़ाई के बाद बच्चों पर MSIC का खतरा मंडरा रहा है। शहर के कई अस्पताल ऐसे बच्चों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन कोरोना से ठीक होने वाले 1 से 2% बच्चों को ही इसका खतरा है। इन्फेक्शन हो रहा है, वो इन्फेक्शन MISC बोल रहे हैं, उसका लॉन्ग फॉर्म है मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रंस। इसके लक्षण जो है वो कुछ अलग नहीं है। इसके लक्षण जैसे बुखार आना, जो बुखार इतनी तेज़ रहती है कि दवाई से भी कम नहीं हो, आंखें लाल होना, पेट दर्द होना, उल्टी होना या फिर जुलाब होना, ये कॉमन लक्षण है। मुझे सब पालकों से दरख्वास्त है कि ये जो लक्षण है बच्चों में, इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। वह मुंबई में अनिल देशमुख पर ईडी कार्रवाई के मामले में शरद पवार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए कोई नया नहीं है, दूसरों के खिलाफ भी प्रयास किए गए। केंद्रीय एजेंसियों की निगाह अनिल के बेटे के कारोबार पर थी, लेकिन जहां तक मुझे पता है उन्हें कुछ नहीं मिला, इसलिए वे अन्य जगहों पर उनके परिवार के लिए परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुंबई में अनिल देशमुख पर ईडी कार्रवाई के मामले में शरद पवार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए कोई नया नहीं है, दूसरों के खिलाफ भी प्रयास किए गए। केंद्रीय एजेंसियों की निगाह अनिल के बेटे के कारोबार पर थी, लेकिन जहां तक मुझे पता है उन्हें कुछ नहीं मिला है, इसलिए वे अन्य जगहों पर उनके परिवार के लिए परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। वेल की उल्टी के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों को हाल ही में अलीबाग में इस तरह के लेन देन के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके पास से 8 करोड़ रुपए कीमत की 7 किलो और 750 ग्राम उल्टी बरामद की है। दरअसल इसकी कीमत सोने से भी ज़्यादा है। इसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले इत्र बनाने के लिए किया जाता है। इससे परफ्यूम की खुशबू लंबे समय तक बनी रहती है। और इसी के साथ ही आज महाराष्ट्र में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।